बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कुछ ही देर बाद प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब भी। आज कप्तान ने एक बार फिर से अवाम को बाहर निकलने की अपील की है। मीडिया टॉक की उन्होंने 5:15 बजे करीब, और कहा कि अगर हम मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार हैं तो हमें फिर रहने देते इक़्तिदार क्यों छीना गया साजिश के ज़रिए। और वो फरमाते हैं कि मईशत ठीक करने का एक ही तरीका है कि जल्द शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ, या फिर जरदारी साहब और शरीफ फैमिली की जितनी जायदाद बाहर है उसका आधा पाकिस्तान वापस अगर ले आया जाए तो मईशत संभल सकती है। इमरान खान साहब क्या चाहते हैं और क्या फौरी इलेक्शन ही तमाम तर मुल्की मसाइल का हल है, ये एक अहम मौजू आज हमारे यहाँ ज़ेर बहस रहेगा। और फिर IMF से 2 अरब के किस्त जारी होने का इम्कान पैदा हुआ है। वज़ीर ख़जाना भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी इसकी बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आज टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस थी, उसके क्या आगाज़ व मकासद थे, और वज़ीर आज़म कह रहे थे इस हमाम में हम सब नंगे हैं। भला क्या कहना वो चाह रहे थे, उनकी मुराद क्या थी, इस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। फिर इत्तेहादी हुकूमत है, वज़ीर आज़म से तमाम इत्तेहादी नाला दिखाई देते हैं, चाहे अमीर हैदर खान होती के रात के ट्वीट्स हों, या फिर बाप पार्टी के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शिकवे शिकायत हों, या मुत्तहदा के बरमला नाला होने के इशारे हमें मिलते हों। मालूम होता है कि इत्तेहादी रुस्वा हैं, नाला हैं, नाराज़ हैं, कुछ मज़ीद मांगना चाहते हैं, कुछ मज़ीद उनकी डिमांड्स हैं। गवर्नमेंट क्या पूरी कर पाएगी या नहीं, और ऐसी सूरत हाल में इत्तेहाद कब तक चलेगा, ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन सबसे अहम खबर आज की है पंजाब के हवाले से, जहाँ तमाम तर नज़रें अब लाहौर हाई कोर्ट पर रुकी हुई हैं, क्योंकि आज इंतहाई अहम समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल के हवाले से कई एक दरख्वास्तें थीं, इनको इकट्ठा किया गया। लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की। बैरिस्टर अली ज़फ़र PTI की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ दलाइल दे रहे थे, और बहुत अहम रिमार्क्स जो लाहौर हाई कोर्ट से सामने, जिसकी वजह से आज हमारा ये सबसे पहला और अहम मौजू है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान ये कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब होने जा रहा है, फ़रीक़ैन अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें। गो के समाअत कल तक मुलतवी हुई, क्योंकि एडवोकेट जनरल पंजाब ने मोहलत मांगी कि हमने इस सारी सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब को ऑन बोर्ड लेना है, उन्हें एतमाद में लेना है, उनसे मज़ीद गाइडेंस लेनी है। और इस समाअत के दौरान सबसे अहम बात ये हुई कि अदालत ने यह कहा कि अगर 16 अप्रैल तक की सूरत हाल पर हम वापस जाते हैं, दोबारा इंतखाब अगर होता है, तो ये हमारी रहनुमाई की जाए, मुआवनत की जाए कि बहरान से कैसे बचा जा सकता है। यही वजह है कि कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी मुखातिब थे, तो वो भी इस उम्मीद से थे कि गालिबन पंजाब में दोबारा वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है। सूरत हाल ये है कि 20 जो मुनहरिफ अरकान हैं, 5 तो मखसूस नशिस्तें हैं, अगर उनका वोट शुमार ना किया जाए तो फिर क्या सूरत हाल होगी। और अगर दोबारा इंतखाब होता है तो इस बीच 2.25 माह की जो हुकूमत थी उसका आइनी, कानूनी और सियासी स्टैंडिंग उसकी क्या होगी। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। कल नज़रें हैं इस फैसले पर। मोहम्मद इशफाक, नुमाइंदे ख़ुसूसी दुनिया न्यूज़, आज लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे। उनसे समाअत का हवाला आप तक पहुँचाते और फिर कानूनी राय भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इशफाक, वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब हो रहा है, फ़रीक़ैन तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लें, ये रिमार्क्स रिपोर्ट हो रहे हैं। किस मौके पर जज साहिबान ने ये रिमार्क्स दिए, सूरत हाल थी क्या वहाँ पे? जी बिल्कुल, शुक्रिया जामी साहब। आज जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत का आगाज किया, तो सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के वकील मंसूर अवान की जानिब से ये कहा गया कि ये जो पिटीशन है ये मुस्तरद की जाए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन है आइन और कानून के मुताबिक हुआ। दौरान समाअत जब अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि आपकी जानिब से जवाब जमा करवाया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जवाब जमा करवाने के लिए 1 रोज की मोहलत दी जाए और वो वज़ीर आला पंजाब से ब्रीफिंग लेकर जवाब जमा करवाएंगे। जिस पर इस मौके पर अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र से इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं और आपका मौक़िफ़ क्या है। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक हुआ था उसका इत्तलाक माजी से होगा, और इस हवाले से आइन और कानून बहुत वाज़ेह है। जिस पर जस्टिस सदाकत अली खान जो कि लार्जर बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए इजलास को दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। लार्जर बेंच ने ये भी रिमार्क्स दिए कि दोबारा इंतखाब के बारे में सोच रहे हैं, और बेंच ने ये भी कहा कि जो भी होगा मेरिट पर होगा, मेरिट के खिलाफ कुछ नहीं होगा। इस हवाले से जस्टिस सदाकत अली खान ने ये रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा करवाने का सोच रहे हैं। 25 वोट निकाल कर दोबारा पोलिंग की सूरत में अक्सरियत वाला वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा।
इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने ये कहा कि मेरी ये इस्तदा है कि दोबारा इलेक्शन का जो शेड्यूल है 10 रोज के लिए मजीद उसको आगे कर दिया जाए, ताकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो जो मखसूस नशीसों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने का कहा, जिस पर जस्टिस सदाकत अली खान ने हैरत का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है कि वो जो 5 अरकान जिनका अभी नोटिफिकेशन होना है वो 16 अप्रैल के इलेक्शन में कैसे वोट डाल सकेंगे, ये नहीं हो सकता। बेंच ने कहा कि इस हवाले से ये तो जरूर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरफ अरकान का वोट काउंट ना करने का कहा था, और हम उस पर अगर अमल दरामद करवाते हैं तो वो 25 अरकान नहीं होंगे और उसके बगैर आप गिनती करवा लें और जो भी जिसको भी अक्सरियत मिले वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएगा। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए 1 रोज की मोहलत की सदा की गई, जिस पर अदालत ने इस मोहलत को मंजूर अशफाक, ये देखिए इसी मौके पर अली जफर साहब डिप्टी स्पीकर की प्रिजाइडिंग में इंतखाब के भी मुखालिफ थे कि उनके खिलाफ हमने दरख्वास्त दी हुई है, तो अदालत ने क्या कहा कि अगर दोबारा इंतखाब होता है तो फिर क्या स्पीकर प्रिजाइड करेंगे डिप्टी स्पीकर? जी, जब लार्जर बेंच के सरबराह ने ये कहा कि अगर दोबारा 16 अप्रैल में सूरत हाल पर चले जाएं तो फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो उस पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से ये कहा गया कि हमने तो डिप्टी स्पीकर के इंतखाब को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि जब आपने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब को चैलेंज किया था और उनके जरिए जो होने वाला इलेक्शन है उसको चैलेंज किया था, तो वो फैसला आ चुका है। उस फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील आपने दायर नहीं की, वो फैसला वो खत्म हो चुका है। इसीलिए अगर दोबारा इलेक्शन होता है तो फिर डिप्टी स्पीकर ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे और वो ही इस हवाले से अशफाक, हमारे साथ शामी साहब भी जुड़ गए हैं, प्रोग्राम में तशरीफ ले आए हैं और बैरिस्टर साद रसूल साहब भी आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। जाते जाते ये फरमाइश से पहले शामी साहब आपसे कुछ पूछें कि जब ये कहा गया कि अगर हम इजलास 16 अप्रैल पर ले जाएं, पोलिंग दोबारा हो, तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है, तो क्या एडवोकेट जनरल पंजाब ने कोई मुआवनत की, अली जफर साहब ने कोई राह निकाली कि जी ये वो तरीका है? क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये 2.25 माह की जो वजारत आला या असम्बली है, इसकी कानूनी आईनी हैसियत क्या होगी? बिल्कुल, जो आप वाला सवाल है यही सवाल कोर्ट में भी हुआ कि इस दौरान जो वज़ीर आला पंजाब ने अहकामात जारी किए, जो ट्रांसफर पोस्टिंग की, उनका स्टेटस क्या होगा। इस मौके पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के तमाम अहकामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और वो खत्म नहीं होंगे, सिर्फ पोलिंग होगी और सिर्फ दोबारा वोटों की गिनती हो सकती है, जिसमें जिसको अक्सरियत मिलेगी, क्योंकि 25 अरकान जो कि मुनहरफ थे उनको हम माइनस कर देंगे और बाकी जो मौजूदा असम्बली है वो अपने वज़ीर आला का चुनाव कर सकती है। इस मौके पर जो बैरिस्टर अली जफर थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फौरी तौर पर इलेक्शन ना अनाउंस किया जाए। जब लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मुनहरफ अरकान मखसूस अरकान असम्बली के हवाले से नोटिफिकेशन के अहकामात जारी कर रखे हैं, तो उन 5 अरकान को भी इस इलेक्शन का हिस्सा बनाया जाए, जिस पर जस्टिस सदाकत अली खान ने हैरत का इजहार किया और कहा कि 16 अप्रैल को तो ये स्टेटस नहीं था, इसीलिए वो अरकान मखसूस अगर उनका नोटिफिकेशन भी हो जाता है तो वो कैसे इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो अब अदालत की जानिब से जो एडवोकेट जनरल पंजाब थे उन्होंने 1 रोज की मोहलत की सदा की, जिसे अदालत ने मंजूर किया। अब कल सुबह 10 बजे इस हवाले से केस का फैसला आने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया तमाम नजरें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी उम्मीद से इन रिमार्क्स के बाद कि दोबारा यहाँ इंतखाब होने जा रहा है, उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। जो जजेस की ऑब्जर्वेशंस आज आई हैं और कल फैसला मुतवक्के है, उससे ये उन्वान दिखाई दे रहा है कि हमजा शहबाज शरीफ का जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था वो इनवैलिड करार हो सकता है और ऐन मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट रीपोल के लिए हुक्म दे दे। इसको सामने रखते हुए मुझे पंजाब में एक नया, इस वक्त और मुझे लगता है कल तक, एक नया आईनी बहरान जन्म लेने वाला। अब जरा शामी साहब खुश आमदीद। साद रसूल साहब को सुन रहे थे इस समाअत का अहवाल भी सुन लें। साद रसूल साहब, ये नुक्ता नहीं समझ आ रहा कि अगर 16 अप्रैल तक ले जाते हैं, आपने अशफाक साहब की पूरी तफसीली रिपोर्टिंग भी सुन ली, रिमार्क्स भी सुन ली, अली जफर साहब का दिफा भी सुन लिया, तो वो जो 2.25 माह की वजारत आला है उस बीच में जो कुछ हुआ वो सियासी आईनी कानूनी बहरान तो रहेगा, उसका क्या हल होगा? क्या समझ आई आपको समाअत का अहवाल सुन के?
دیکھیے یہ بہت شکریہ جامی صاحب. یہ جو پچھلی جو 2.25 مہینے کی وزارت اعلیٰ ہے, اس کو جس طرح ابھی اشفاق بھی بتا رہے تھے, جسٹس شاہد جمیل نے کہا کہ اس کو پروٹیکشن دیں گے. یعنی کہ اگر وزیر اعلیٰ کا الیکشن انویلڈ بھی ڈکلیئر کر دیا جائے تو جو احکامات اس دوران ہو چکے ان کو عدالت اپنی ججمنٹ کے تھرو پروٹیکشن دے گی. میں ایسے ہی اس کی گزارش کرتا چلوں کہ فار ایگزامپل ماضی میں پاکستان کے اندر جب مارشل لا لگا, اس میں سے 2-3 ججمنٹس اس طرح کی ہیں جب مارشل لا کو عدالت نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا, لیکن جو احکامات اس کے درمیان میں جاری کر دیے گئے تھے اس پیریڈ کے اندر, ان کو پہلے عدالت کی ججمنٹ کے اندر پروٹیکشن ملی اور بعد میں کسی وقت آئین کے اندر پروٹیکشن مل گئی. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی کہ اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن جو ہے وہ اللیگل تھا یا انکانسٹیٹیوشنل تھا, تو وہ کہے کہ الیکشن پھر سے ہوگا, لیکن ان دا مین ٹائم جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو اختیارات کا استعمال کیا اس کو ہم پروٹیکشن دے دیتے ہیں, اور جو نیا چیف منسٹر ہوگا وہ یا ان کو برقرار رکھے گا یا اپنے آرڈرز کے تھرو ان کو چینج کر دے گا. یعنی جس طریقے سے ہائی کورٹ کے احکامات ہوتے ہیں, جو پی سی او ججز ہیں ان کے فیصلے, ان کے خلاف فیصلہ آ گیا, وہ سبکدوش ہو گئے, لیکن فیصلے برقرار رہے. اور یہاں تو حمزہ صاحب کا جو الیکشن ہے وہ انویلڈ قرار دینے کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ان کے پاس وہ اگر کہہ دیا جائے کہ وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے منحرف اراکین کے, نہیں وہ تو کہہ دیا نا سپریم کورٹ کے فیصلے میں. نہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ مؤثر بے ماضی نہیں ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے جب وہ فیصلہ آیا اس وقت الیکشن ہو چکا تھا, وہ ووٹ ڈال چکے تھے اور اس کے بعد فیصلہ آیا. اب اگر وہ مؤثر بے ماضی فیصلہ ہوتا ہے تب بھی حمزہ صاحب کی اکثریت تو رہے گی باقی. وہ ان کو جو منتخب ہونے کے لیے اکثریت درکار تھی وہ ان کے پاس نہیں ہوگی, 186 ارکان ان کے پاس نہیں ہوں گے. لیکن اس میں ایک نکتہ ہے نا چھوٹا سا, وہ یہ کہ ساتھ ساتھ آپ تھوڑا ایڈ آن کر لیں, وہ جو 5 مخصوص نشستیں ریسٹور کی ہیں ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی نا کہ وہ کاؤنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر وہ کاؤنٹ ہو بھی جائیں تب بھی نہیں, پھر صورتحال مختلف, تب بھی یہ ہے کہ ایک ہمیں جو کاؤنٹ ہو رہا ہے 174 ارکان ان کے ساتھ ہیں, وہ ابھی لیکن اس سے قطع نظر کہ ان کے پاس کتنے ارکان ہیں یا ان کے پاس کتنے ہیں. دیکھیے دستور یہ کہتا ہے کہ اگر قائد ایوان کا الیکشن ہو, وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہو یا وزیر اعظم کا الیکشن ہو, اور کسی بھی رکن کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہ ہو سکے تو پھر الیکشن دوبارہ ہوگا, اور جو حاضر ممبران کی میجورٹی جس کی تائید کر دے گی وہ وزیر اعلیٰ ہو جائے گا. تو اس لیے اگر آپ اس پہلے انتخاب کو یہ کہیں کہ یہ نہیں انتخاب, یہ کیونکہ ووٹ نہیں گننے تھے اور ووٹ گنے گئے ہیں اور مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہوئی, تو سیکنڈ راؤنڈ میں اس لیے سیکنڈ راؤنڈ ہونا چاہیے. تو آپ سیکنڈ راؤنڈ کرا لیں گے, اور عدالتیں جو ہیں وہ بحران پیدا نہیں کرتی, بحران کو ختم کرتی ہیں. کیوں جی ساتھ ساتھ 5 ووٹوں کی قسمت کا فیصلہ بھی پھر ہو سکتا ہے ساتھ ہی کل, نہیں قسمت کیا وہ کاؤنٹ ہوں گی. میں شامی صاحب کی بات سے ایک حد تک ایگری کرتا ہوں, لیکن تھوڑا سا میرا اس میں ڈس ایگریمنٹ ہے. شامی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جو منحرف اراکین ہیں اگر ان کی 25 سیٹیں نکال دی جائیں تو کسی کے پاس بھی جو سمپل میجورٹی ہے 186 کی پنجاب اسمبلی میں وہ موجود نہیں ہوگی. اگر اس طرح کی سچویشن آئے تو آئین کہتا ہے کہ ایک سیکنڈ بیلٹ ہوگا. اس سیکنڈ بیلٹ کے اندر بھی سمپل میجورٹی ہونی ضروری ہے, یعنی کہ اگر فار ایگزامپل پوزیشن اس طرح کی آ جائے کہ 3 امیدوار ہوں وزیر اعلیٰ کے, تو سیکنڈ بیلٹ کے اندر ان میں سے جو 2 سب سے زیادہ جنہوں نے فرسٹ بیلٹ کے اندر سب سے زیادہ سیٹیں لی تھیں یا سب سے زیادہ ووٹس لیے تھے وہ دوسرے بیلٹ کے اندر چلے جائیں گے. لیکن وزیر اعلیٰ کے لیے الیکٹ ہونے کے لیے کسی بھی ایک سائڈ کو, وہ فرسٹ بیلٹ ہو یا دوسرا بیلٹ ہو, کسی بھی ایک سائڈ کو سادہ اکثریت آف دا ٹوٹل ممبرشپ آف پروونشل اسمبلی چاہیے ہوگی, یعنی کہ 186 ووٹ چاہیے ہوں گے. یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, مجھے اس سے اختلاف ہے. دستور کے الفاظ یہ نہیں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں آپ کی ایسی سچویشن کے اندر, کیونکہ اگر کسی رکن کو 186 ارکان کی حمایت حاصل نہیں ہوگی پھر دوسرا راؤنڈ ہوگا,
اور دوسرے راؤنڈ میں جو اکثریت جس کو حاصل ہو جائے گی وہ کامیاب ہو جائے گا, وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا. یہ آپ کی وہ ہے, میری نہیں, دستور کے الفاظ یہ. تو ساز صاحب آپ کو کیا اختلاف ہے اس چیز سے؟ میرا جی اس سے اختلاف بس اتنا سا ہے کہ دوسری پولنگ کے اندر بھی جو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اسمبلی کے 100 ممبران اکٹھے ہوں جو کہ کورم پورا بن جاتا ہے اور وہ کسی کے لیے ووٹ کریں, دونوں کے پاس 186 نمبر نہ ہو, ایک کے پاس 51 ہو ایک کے پاس 49 ہو, اور پھر ری بول کر کے 51 والے کو وزیر اعلیٰ بنا دیں. ایسے نہیں ہو سکتا, سمپل میجورٹی چاہیے ہوگی. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے آئین کی. اور میں ایک بات اس کے میں پوری کر سکوں اگر شامی صاحب آپ کی اجازت پہ, کہ ایسی سچویشن میں اگر سیکنڈ پول کے بعد بھی دونوں سائڈز کو اگر 186 نہ ملے ہو یعنی سمپل میجورٹی نہ ہو, تو جو گورنر ہے پھر اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کر دے, یہ کہہ کے کہ کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے اس لیے فریش پولز کروائے جائیں اور پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے. یہ آئین کا اس میں سے ایگزٹ ہے. آپ کی رائے ہے سارا آنکھوں پر, لیکن مجھے اس سے دلچسپ نقطہ ہے, یہ واقعی دلچسپ نقطہ ہے. جو ارکان اسمبلی میں, پہلی بات تو 100 ارکان کیوں ہوں گے, باقی ارکان کیوں نہیں آئیں گے؟ انہوں نے مثال کے طور پر نہیں, مثال نہیں نا, مثال جو ارکان سارے آئیں گے اور جو ارکان نہیں آئیں گے ان کو تو پھر اپنے ابھی بھی ہاؤس ان فل اسٹرینتھ نہیں ہے نا جی. ہاؤس ان فل جتنا ہاؤس ہے اس کی جو میجورٹی ہوگی وہ اپنا قائد چن لے گی اور اس کو دوسرا راؤنڈ کا مطلب یہ ہوگا. چلیں اب اگلا سوال جو لیکن ایک بات ہے, شامی صاحب نے حوالہ بھی دیا کہ جی پارٹی پوزیشن یہ ہے, وہ بھی آپ کو واضح ایک بات یہ پہلے تو سن لینا, جو ہم گفتگو کر رہے ہیں نا, جب ہم نے میں صحافت کے شعبے میں قدم رکھا تھا تو اس طرح کی گفتگو ہو نہیں سکتی تھی کسی زیر سماعت مقدمے پر. نہیں, ہم نے تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی. اور اسی طرح جو شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اور ہم بھی یہ کہہ رہے تھے, یہ جو ہمارے نارمز تھے اور ہماری جو پیشہ ورانہ ضابطہ اخلاق تھا اس کے مطابق جب عدالت میں کوئی مقدمہ زیر بحث ہو, زیر سماعت ہو, تو پھر آپ اس کے فیصلے کے بارے میں سپیکولیٹ نہیں کر سکتے. نہیں, ہم نے نہیں کیا. نہیں, وہ ہم نے جو تو ریمارکس کے اوپر نہیں, یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, سیاسی کھلی نہیں, اس کو آگے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے جو لڑک پن کا دور ہے یا جوانی کے دور میں تو یہ سنہری دور تھے. ہاں, اب ذرا چاندی والے دور ہو چکے. نہیں, چاندی کا مسئلہ نہیں ہے. اب جب ہائی کورٹ میں فیصلہ ہے, کل آ جائے گا, مقدمہ ہے, اس سے فیصلہ آ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا. وہ جو پارٹی پوزیشن کا آپ نے ذکر کیا نا کہ اس کے باوجود بھی نون لیگ کے پاس عددی اکثریت ہے, خاصا کھنگالنے کے بعد جو فائنل ذائچہ میرے پاس پہنچا ہے, جو ہم نے نکالا ہے, وہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد جو ہے اس وقت حمزہ شہباز کا, وہ 175 اس کی اسٹرینتھ بنتی ہے. 163 ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس, اس میں 3 ناراض لوگ واپس آئے تھے جو راضی ہو گئے تھے, 5 منحرف ہوئے تھے. 7 پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں, آزاد 4 ہیں اور 1 راہ حق, اس لیے مجموعہ 175 بنتا ہے. تحریک انصاف اور جو ان کا الائنس ہے ان کے پاس 158 میں اگر 5 ووٹ یہ ڈالے جائیں جو ریزرو سیٹوں کے ہیں تو یہ 163 ہو جاتے ہیں. 10 ووٹ بنیں گے کاف لیگ کے, ان کی اکثریت ہو جائے گی 173. اب اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک, نون لیگ کے ابھی بھی 2 ناراض ایم پی ایز موجود ہیں جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے دیس پہ جانا ہے یا وہ ان کے آپ کے 173 میں شامل ہیں. اور نہیں, میں نے نہیں شامل کیا, ان کو علیحدہ رکھا ہوا ہے. وہ اوپر جو 163 کا مجموعہ بنایا ہے اس میں 3 واپس گئے ہیں, 2 ابھی نہیں گئے باقاعدہ طور پر, اور ایک چوہدری نثار صاحب کا ووٹ بھی ہے. تو اگر یہ 1-2 ووٹوں کا مسئلہ ہے تو یہ جو 3 ووٹ ہیں, 2 نون لیگ کے ناراض, 1 چوہدری نثار, یہ اہم ہو سکتا ہے. ان کا تو ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے نا. کن کا؟ اگر وہ پارٹی کی پوزیشن کے خلاف ووٹ دیں گے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے جی پنجاب کی صورتحال, اس پہ اب کل بات کر لیتے ہیں جب فیصلہ آتا ہے. اچھا سر, آپ اسلام آباد سے آئے اور تاخیر سے پہنچے ہیں پروگرام میں, میں نے تو آپ سے سننا تھا یہ جو موٹر وے ہے نا اس میں کوئی مرمت ہو رہی ہے یہ ٹول پلازا کے بعد. اچھا, تو اس میں پھر ٹریفک جو تھی وہ بڑی سلو تھی, سست روی کا شکار, اور مجھے بہت دیر ہو گئی اور توقع کے برعکس مجھے یہاں میں بر وقت نہیں پہنچ سکا. سنا آپ ٹرن اراؤنڈ کانفرنس کو دیکھنے گئے تھے. ٹرن اراؤنڈ کانفرنس دیکھی. کیا ٹرن اراؤنڈ ہونے جا رہا ہے سر؟ یعنی کیا کہیں گے اس کو آپ, آئیے کیا بدل دیں پاکستان؟ ہاں, کچھ ایسے ہی کہیں گے. تو یہ جو پاکستان کو بدلنے کا معاملہ ہے, ہمارے احسن اقبال صاحب کیونکہ وزیر ہیں منصوبہ بندی کے, اور 1997 میں بھی انہوں نے ایک ویژن پیش کیا تھا 2010 کا, اس میں ایک ہدف مقرر کیے تھے. پھر دوبارہ جب
परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए बीच में, सारा मामला अधूरा रह गया। फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो फिर उन्होंने एक दूसरा विजन पेश किया। मेरा ख्याल वो 2025 का विजन है कि उस तक हम कहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब फिर वो खलल आ गया, फिर खान साहब आ गए दरमियान में। तो अब आज उन्होंने दुनिया भर से लोग इकट्ठे किए, जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, असातिज़ा हैं, वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और सारे लोग इकट्ठे हुए। डॉक्टर अमजद साकिब साहब भी थे और यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर भी थे। तो कहते क्या? अब बड़ी एक अहम बात ये थी कि जितने भी लोग आए थे वो अपने खर्च पे आए थे। अच्छा, उस कॉन्फ्रेंस पे यानी सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। अच्छी बात, अच्छी हत्ता मिसाल कि उन्होंने कहा बैरून मुल्क से भी लोग जो जोशो जज्बे से आए हैं वो अपने खर्च पे आए हैं। और मसला ये है कि पाकिस्तान जो है उसको किस तरीके से एक मुआशी ताकत बनाया जाए और पाकिस्तान जो है जो कर्ज़ों की मईशत है उससे छुटकारा हासिल किया जाए और पाकिस्तान अपना सही मुकाम हासिल कर सके, किरदार हासिल कर सके। शहबाज साहब ने इस मौके पर एक अहम बात की है, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको, देखिए क्या कह रहे हैं। इंशाअल्लाह IMF से 1 नहीं 2 अरब डॉलर मिल जाएंगे। और इन्होंने ठीक कहा, मैंने नीचे लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन असल मंजिल हमारी खुद इन्हिसारी की है। खुद इन्हिसारी ही किसी भी कौम की माशी सियासी आज़ादी की ज़मानत होती है। उसके बग़ैर कोई कौम अपने जहन और कल्ब के साथ मिलकर आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकती। हमाम में सब नंगे हैं, ये सब मुझ समेत हम सब की जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल कि 75 साल हो गए कि हमने बातें बड़ी की, बुलंद बांग दावे किए, लेकिन अमल से हमारा दामन बहुत हद तक अब तक खाली है। लेकिन रोने धोने से कोई बात ना बनती है ना बनेगी। सर ये बात दुरुस्त की है, बाकी तो छोड़ें कि इस हमाम में सब नंगे हैं। उन्होंने जो तफसील बताई, असल में देखिए जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक पॉलिसियों में तसलसल नहीं होगा, उस वक्त तक हम खुद इन्हिसारी की मंजिल हासिल नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने जो बताई तफसील गवादर की कि जो ईरान से बिजली आनी थी और ये ईरान ने अपने बॉर्डर तक बिजली पहुंचा दी और वहाँ से 20-25 किलोमीटर का फासला है गवादर तक का, और हम अपना हिस्से का काम नहीं कर सके, अपने खंभे नहीं लगा सके। जो पानी जो है उसको साफ पानी के जो लगने थे, प्लांट लगने थे, बड़ा मसला पानी का, साफ वो नहीं लग सके, शदीद मसला। जो बंदर का जो है उसको साफ करने का जो इंतज़ाम होना जारी रहता है वो नहीं कर सके। और इस तरीके से सही हमने सारे मामलात जो हैं उनको ख़राब किया और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। एक ब्रेक में लेता हूँ, फिर मज़ीद आगे बात जारी रखते हैं, क्योंकि खान साहब आज ये भी कह रहे थे कि जैसे शामी साहब ने कहा तसलसल जारी रहना चाहिए, वो ये कह रहे थे, आज अपनी गुफ्तगू सुनाता हूँ, कि अगर हम ज़िम्मेदार थे तो हमें चलने दिया जाता ताकि हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। बैक नाज़रीन, बात हो रही थी शहबाज शरीफ साहब की, फिर इमरान खान साहब ने जो आज एक मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने अवाम से एक बार फिर बाहर निकलने की अपील की और कहा है कि अगर हम मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार हैं तो हमें रहने देते। क्या कह रहे थे वो देखिए। आपने लोगों को तैयार किया कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की मुश्किल हालात हैं, यहाँ जनाब लोग तबाह हो गए, और हर रोज़ इनकी स्टेटमेंट्स महंगाई मार्च के लोग ये पूछना चाहते हैं कि कौन सी क़यामत आ गई। 2 महीने में सारा कुछ ही नीचे चला गया, आसमान पे महंगाई पहुँच गई और जो माइशत है वो नीचे आ गई। तो सवाल ये है कि कौम अगर आपको ये बाहर निकल रही है आज और मुजाहरे कर रही है, तो आपको बजाय ये डंडा का इस्तेमाल करने का और ये जो आप उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत लोगों को बताती है, अपने मसले बताती है और लोगों के दुख और दर्द सुनती है। लोग तकलीफ में हैं, किधर गई बिजली? क्या हुआ कि एकदम लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है? क्या आपकी कोई तैयारी नहीं थी?
क्या हुआ? बिजली तो है यहाँ मुल्क में। आज लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप ये साजिश करके आ गए तो अब कह रहे हैं कि जी ये सारा कुछ इमरान खान और पीटीआई ने किया। अगर हमने ये किया तो हमें रहने देना चाहिए था। आज हम जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज़ की। हम भी IMF के प्रोग्राम में थे, 3.5 साल हम IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमें नहीं वो IMF कह रही थी कि ये कीमत बढ़ाओ, या तेल की कीमत इतनी करो, या बिजली की कीमत इतनी करो, या डीजल की? तो हम तो प्रेशर भी ले रहे थे। ये कर क्या रहे हैं? माइशत संभाली नहीं जा रही, कीमतें इनसे रोकी नहीं जा रही। और अब 2 तारीख की कॉल उन्होंने दी है इस्लामाबाद में दोबारा, और वो समझते हैं कि वाहिद हल जो है वो शफाफ इलेक्शन है और फौरी, और दूसरा हाल ये है कि जरदारी साहब और शरीफ फैमिली की जितनी जायदादें बाहर हैं उनमें से आधी सिर्फ पाकिस्तान ले आए तो मईशत ठीक हो जाती है। अब ये तो उनके पास हुकूमत थी, ये काम कर लेते, वो खुद ज़्यादा मुनासिब होता वैसे जायदाद ले आते, उनकी जो भी मुबैना जायदादें हैं वो सारी ले आते। देखिए बात यह है कि खान साहब को एक बात समझ में नहीं आ रही क्या कि कौमी असम्बली में वो अक्सरियत खो चुके थे। वो कैसे? उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ गए थे। अच्छा, इत्तेहादी जो आगे पीछे हुए, उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थी उनकी, वो पार्टी उनकी अक्सरियत नहीं रखती थी। बिल्कुल, उसने दूसरी जमातों के साथ मिलकर अक्सरियत बनाई थी। वो अक्सरियत ख़त्म हो चुकी थी। जब वो अक्सरियत ख़त्म हो गई, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। अब जो उसकी वजूहात हों, वो दिल पे उन्होंने पता नहीं क्या लगा लिया है कि जमहूरियत की बात करते हैं, बरतानिया की बात करते हैं जहाँ उनकी उम्र गुजरी है। ऐसा नहीं होता वहाँ। इख्तदार जो है उसके लिए इतना गम नहीं होता उसका जाने का। आपके पास मेजॉरिटी नहीं रही, अब आप अपना ज़रा सब्र कीजिए, दिल पे पत्थर रखिए और फिर मुकाबला कीजिए। अच्छा, इतनी हाहाकार क्यों है, अब मसला हंगामा क्यों है? मसला ये कि अब इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। ज़रा नमूने के तौर पर खालिद वो इत्तेहादी तो उनकी और असलम तकरीर भूतानी साहब को सुने ना, क्या कह रहे हैं सर वो? जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी, और फिर एहसान किया कि मैं आपको पैसे देता हूं। मैंने कहा जी ये तो वो देकर गए हैं ना, इसमें आपका कौन सा एहसान काट के दे रहे? हम खुदा की कसम से वहां खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते भी नहीं। जितने इत्तेहादी हैं सबके साथ यही रवैया है। शहबाज शरीफ साहब से गिला नहीं है, वो हद से ज्यादा इज्जत करते हैं। हमें सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे, अरबों रुपए के फंड्स थे। बुलाएं एहसन इकबाल साहब को, नहीं तो सर ये 1 साल रोजाना मैं असेंबली में एहतजाज करूंगा। इस तरह तो हुकूमत तब्दीली का मेरे ख्याल मकसद जो था वो कुछ और था, मगर अब कुछ और नज़र आ रहा है। उस वक्त हम प्यारे भी बड़े लगते थे, चक्कर भी हमारे पास बड़े लगते थे। अब बात करते हैं तो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा ज़रा हमारी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। हम समझे कि रवैयों में भी तब्दीली होगी, अखलाकियात में भी कुछ बढ़ोतरी आ जाएगी, मगर उधर की उधर ही जितों दी खोती उते आण खिलौती, कोई मज़ा नहीं है सर। मिनिस्ट्रियों पे सुन रहे थे कि लड़ाइयाँ बंडर बात, वो उसकी नहीं, जैसे इसी मकसद के लिए आए थे। शिकायतें भी हैं, रवैये भी अच्छे नहीं हैं, सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लें सर, अभी तक टाइम है। और नहीं तो सूखा अखलाक ही दिखा दें। एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है? तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको ज़रा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। उनकी मुलाकात हो गई है वज़ीर आज़म से, तारिक बशीर चीमा साहब भी थे उसमें। अच्छा, तो बात तो बड़ी सीधी थी कि इज्जत नहीं थी, पैसा मिल रहा था, और यहाँ इज्जत है, यहाँ इज्जत मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा। असल में मुश्किल है, हालात जब मुश्किल हैं, वो जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आसन इकबाल साहब यही तो रो रहे थे भाई जब वो छोड़ के गए हैं। अभी तो मैंने आखिरी जुमला उनका निकाला, 1100 अरब रुपए पे कह रहे हैं आसन इकबाल साहब नहीं दे रहे थे फंड, फिर किसी का फोन मैंने करवाया तो फिर फंड 500 अरब पे रह गया है। 500 अरब पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और वो कहते थे कि जून के महीने में कोई पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी नहीं किया। फिर देने ये पहली दफा तारीख में हुआ है। फिर देने तो जब आपके पास है नहीं
गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या? सर फिर देने पड़े हैं ना। नहीं वो देने पड़े, कॉल एक आई है फिर उससे दी। ओहो, अब वो मीटिंग हो गई, ये सब कुछ होता रहता है। मगर बख्शी साहब, इज्जत भी बड़ी चीज़ है, इज्जत ही करा लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। चले अच्छा अभी सर एक बात मैं बताऊँ, एक आज मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी ना कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर शुरू की ना, तो उन्होंने सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स हैं उनको मुखातिब किया, उनका नाम लिया। अच्छा, वाइस चांसलर्स का, ठीक है, उसके बाद वज़रा का, ठीक है। यानी जो वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी असातिज़ा उनको इज्जत दी, एहतराम दिया, वो इस यानी उनके वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम होने भी चाहिए थे। और उनकी इसी तरह इज्जत होती थी जब हम पढ़ते थे। ठीक है, हमारे टीचर ही हमारे रोल मॉडल हुआ करते काबिल थे। सताइश है। मैंने एक बड़ा अहम मुद्दा इन पर डिस्कस करना आपसे बात हुई थी सर। ये एक 6 साला बच्चा है, इसका नाम है फैज़, लाहौर से इसका ताल्लुक़ है। ये आप सबकी तवज्जो का मुस्तहिक है, पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों के लिए भी, बैरून मुल्क भी जो हमें देख सुन रहे हैं उनके लिए भी। ये बच्चा जो है, ये इसके वालिदैन असद और सानिया ये मीडिया से वाबस्ता रहे हैं, प्रोडक्शन से। ये हार नहीं मान रहे इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। इसको हेटेरोटॉक्सी सिंड्रोम है, यानी 10 मिलियन जो बच्चे होते हैं उनमें से किसी एक बच्चे को पैदाइशी तौर पर ये दिल का अर्जा लाहक होता है। चैम्बर प्रॉपर नहीं होते, पल्मोनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकता। पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है, पाकिस्तान और भारत में इसका इलाज मुमकिन नहीं है। जब से बच्चा पैदा हुआ, ये आगा खान से लेके जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं पाकिस्तान इंडिया में, कोई 6 साल हो गई। और ये अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ज़ाहिर बात है उसके लिए सांस लेना और ज़िंदा रहना मुश्किल हो रहा है। इसका इलाज कहाँ मुमकिन है? इसका इलाज बॉस्टन में जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल अमेरिका में, हाँ वहाँ इसका इलाज मुमकिन है। मैंने आज अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर इस बच्चे की तफसीलात शेयर कर रखी हैं। आप सबसे दुआ और दरख्वास्त है कि इसके लिए कार खैर में हिस्सा कितने उसके इसके लिए सर कोई 6 करोड़ पे पाकिस्तानी बनते हैं। सरकार है वो हमारे मलक रियाज हुसैन साहब बहरिया टाउन, अगर वो सुन रहे जिसे हैं, मैं इस्लामी जमहूरिया बहरिया कहता हूँ, इस्लामी जमहूरिया बहरिया टाउन के जो सरबराह है, वो हमारी इस तरह की बातें सुन लेते थे। उम्मीद है आज भी सुनेंगे और कल के प्रोग्राम में कॉल करेंगे हमें, और कॉल करते थे और इमदाद करते थे लोगों की, बेसहारा लोगों की। तो अगर उन तक ये बात पहुंच जाए तो वो उनके कानों तक और फिर उनके दिल तक लगे, तो वो भी इसमें ताउन करें इस बच्चे के लिए कुछ, और ताकि इसका इलाज हो सके। और जो दूसरे अहले खैर हैं वो भी इसमें ताउन कर सकते हैं। उनका कोई नंबर है इनका? जी मैंने डिटेल ट्विटर पे अपने शेयर कर रखी है। आप नंबर बताएं ना, जी नंबर बताएं। डिटेल्स मैंने शेयर कर दी, अकाउंट नंबर भी और दीगर भी। आप मुझसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रब्ता कर सकते हैं। अगर ट्विटर पे जो लोग नहीं ट्विटर को यूज़ कर रहे हैं वो क्या वक्त मेरा ख़त्म हो गया। कल अगर मलिक साहब का जब फ़ोन आता है तो कल प्रोग्राम में उनका फ़ोन भी लेते हैं और फिर बाकी डिटेल्स भी शेयर करते हैं। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।